नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 9 साल बाद पहुंचे इजराइल। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर किया रेड कार्पेट वेलकम। पत्नी भी रही साथ। कांग्रेस ने पीएम के दौरे पर उठाए सवाल। ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, कहा मैं ना होता तो पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी नहीं बचते। कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम तंज पर बीजेपी का तीखा पलटवार। नितिन नवीन ने नेहरू पर लगाया बड़ा आरोप, कहा तिब्बत में भारत के अधिकार चीन को सौंप दिए। पश्चिम बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त। ईआरओ और एईआरओ को 26 फरवरी तक दस्तावेज सौंपने का दिया निर्देश। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पुलिस जल्द कर सकती है गिरफ्तार। नोटिस भेजने की तैयारी पूरी। इसी बीच बड़ा खुलासा, अविमुक्तेश्वरानंद का आश्रम शीश महल के जैसा 5 मंजिला मठ, ऊपर स्विमिंग पूल का दावा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के इजराइल दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के इजराइल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम किया। नेतन्याहू ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे तो वो काफी खुश भी नजर आए। पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी आज इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार पीएम मोदी की इजराइल यात्रा पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उम्मीद जताई कि पीएम मोदी वहां अपने संबोधन में गाजा के बच्चों की मौत का जिक्र जरूर करेंगे। सर, इतना ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी का हुआ है, नेतन्याहू खुद प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह सब क्या दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, यही तो उनको मिर्ची लगती है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ग्लोबल लीडर बन गए और इनके चले चपाटी चमचे कुछ नहीं कर पाए। हिंदुस्तान को वो कहां से कहां ले गए, चोरी चकारी डकैती घोटाला सब बंद कर दिया, तो कुछ भी हिंदुस्तान के साथ अच्छा होता है, इनके पेट में मिर्ची लग जाती है। भाई, फिलिस्तीन बहुत अच्छा दोस्त रहा, अच्छी बात है। कितनी बार कश्मीर पे फिलिस्तीन ने आपका साथ दिया, हर बार वो पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा। आप अपनी विचारधारा और मुस्लिम वोट के चक्कर में तुम लोगों ने देश को गिरवी रखवा दिया और अभी आप तमाशा कर रहे हो। कोई सब्सटेंस हो तो बताओ कि प्रधानमंत्री मोदी जो वहां से ड्रोन्स लेकर के आने वाले हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आने वाले हैं, हथियार लेकर के आने वाले हैं, उसमें कोई कमी है तो बताओ। उसमें कुछ घोटाला हो रहा है तो बताओ। उसमें कोई डील खराब हो रही है तब तो बात समझ में आती है। आप खुद जब इजराइल के साथ यूपीए सरकार के दौरान रिश्ते बढ़ा रहे थे तब तो इजराइल बड़ा बढ़िया था। आपको वो रेड कारपेट प्रोटोकॉल तोड़ के उनकी पीड़ा क्या है आप समझिए। पत्नी भी आ गई और एयरपोर्ट पे मिलते ही क्या कहा नेतन्याहू ने कि लुक एट हर ड्रेस, और आप जो यहां पॉकेट पे लगाए हुए हैं वो कलर और सैफरन, प्रधानमंत्री मोदी का यस दिस इज सैफरन, इनको मिर्ची लगती है। आप मुस्लिम वोटों के लिए देश को गिरवी रखिए, देश की जनता देख रही है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए इजराइल के साथ दोस्ती, वहां से हथियार, ये बहुत ही जरूरी है। जी, तो पूरा इजराइल मोदीमय हो गया है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध समेत 8 युद्धों को रोकने के अपने दावे को फिर से दोहराया है। हालांकि उन्होंने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को रोककर 3.5 करोड़ लोगों की जान बचाई थी। ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो पिछले साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर
के दौरान 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में दखल नहीं देते तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौत हो जाती। दावे तो बार बार ट्रंप मध्यस्थता के करते हैं, लेकिन ये जो खुलासा हुआ है कि 3.5 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है तो काफी बड़ा है। देखिए, ये बात बताया किसने? डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को तो ये आंकड़े तो शहबाज शरीफ ने ही बताया, मुनीर ने ही बताया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, वो गाजा के ऊपर पीस प्लान को लेकर के वाशिंगटन में जो मीटिंग हुई, उसमें शहबाज शरीफ चमचागिरी के चक्कर में उसने ये कह दिया, यू आर द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। आपने अगर पीस नहीं तो बहुत मिलियंस एंड मिलियंस वुड हैव डाइड। ये उसने कहा, चमचागिरी में कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैच कर लिया और मौके पे चौका मारा। स्टेट ऑफ यूनियन, इसका मतलब आप सारे सांसद और जजेस वो वहाँ पे होते हैं, सबसे बड़ा इवेंट होता है वो, उसमें वो बोल रहे थे, तो उनको तो अपना बखान करना होता है कि मैंने जो अभी 1 साल में किया किसी प्रेसिडेंट ने नहीं किया। हमने 8 वॉर रुकवाए और इंडिया पाकिस्तान में नाश कर दिया पाकिस्तान को। कह दिया कि भाई पाकिस्तान के 11 जहाज भी गिरे, क्योंकि हिंदुस्तान के तो गिरा नहीं। यह भी कह दिया कि पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोग मारे गए होते, न्यूक्लियर वॉर शुरू हो गया होता। और यह भी कह दिया कि अगर मैं इंटरव्यू नहीं किया होता तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मर गया होता। स्थिति इतनी खराब थी, लेकिन हमने मोदी को फोन करके उनसे बातचीत की और कहा कि भाई इसको किसी तरीके से रोको। भारत का क्या पोजीशन है? भारत का पोजीशन बहुत ही क्लियर। इस डिबेट को आपको समझना पड़ेगा। ये कुछ पत्रकार, ये रवीश कुमार और उस तरह के टाइप के लोग और ये कांग्रेसी दलाल, ये लोग इस पूरे एपिसोड को इस तरीके से पेंट कर रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कहीं भी युद्ध होता है, यूक्रेन और रूस के अंदर हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी बात नहीं करते, डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं करते। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। भाई ईरान के लोग भी तो आए थे बातचीत करने के लिए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर रोक दो। यूएई, सऊदी अरबिया, सब लोगों ने बातचीत की थी। लेकिन भारत का मसला बहुत ही साफ है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते में अकॉर्डिंग टू शिमला एग्रीमेंट हम किसी थर्ड पार्टी को इसमें एंट्री नहीं दे सकते हैं। और इसलिए सीज फायर अगर हुआ तो बातचीत बैकग्राउंड में जरूर हुई होगी, लेकिन क्या हम सीज फायर करेंगे, ये डीजीएमओ पाकिस्तान ने फोन किया। सो वी डिड नॉट स्टॉप। और हमें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, हम तो टेररिस्टों को मारने गए थे। आपने रिस्पॉन्ड किया तो उसका हमने जवाब दिया। इतनी ठुकाई कर दी, आपके न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर भी अटैक कर दिया। तब आप डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा करके आप करें भाई बचा लो। तो वही डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि अगर मैं इंटरव्यू नहीं किया होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया हो। जी चलिए बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले तंज का कड़ा जवाब दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव था और उन्हें भारत अमेरिका अंतरिम टैरिफ डील पर हस्ताक्षर करने पड़े। बीजेपी ने पलटवार करते हुए नेहरू गांधी परिवार के सत्ता में रहने के दौरान हुई समझौतों को लेकर हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा अपने हितों को बचाने के लिए काम किया। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चीन के साथ मिली भगत का आरोप भी लगाया है। बड़े फॉर्म में दिख रहे हैं नितिन नवीन, पहली बार इतना करारा हमला, वो भी कांग्रेस पार्टी पर। देखिए, लोगों ने समझा कि ये तो फ्लावर है, लेकिन ये तो फायर निकला। आप देखिए, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिस गति से और जिस तीव्रता के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमला किया है, कांग्रेस पार्टी छटपटा गई। दिन भर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कांग्रेस की तरफ से, कोई कुछ कर रहा है, और कई सारे पत्रकार जो कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए आते हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो ठीक नहीं है, नेहरू पे अटैक कर दिया। भाई अटैक वहीं होना चाहिए जहां दुश्मनों को दर्द ज्यादा हो, और नितिन नवीन ने यही किया। पूरी कहानी सुना दी कि नेहरू ने कब कब कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज किया, इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज किया, राजीव गांधी ने कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज किया, और सोनिया गांधी ने कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज किया। और ये भाई साहब
अभी जो नए नए जो प्रधानमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं, जो सपना ही रहेगा, वो किस तरीके से देश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका पूरा डाटा के साथ और सत्यता के साथ, सबूत के साथ कि कैसे नेहरू ने चीन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिया। भारत को बनना था परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का, आपने दे दिया चाइना को। पंचशील के चक्कर में आपने इतनी सारी अक्साई चीन की जमीन दे दी कि ताकि आपकी थ्योरी, आपकी फिलॉसफी चलती रहे। तो इस तरीके से इन्होंने गिन डाला। और क्यों? ये करना भी चाहिए। ये राहुल गांधी ने, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर, देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज पीएम करने का कैंपेन चलाया है, तो इसका जवाब ऐसे ही तीव्रता के साथ और ऐसे ही कड़े तरीके से जवाब देना चाहिए था। जी, अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिया है कि 15 फरवरी तक जो भी दस्तावेज मतदाताओं ने अपने दावों के समर्थन में दिए थे और जो 24 फरवरी तक अपलोड नहीं हुए हैं, वो सभी दस्तावेज 26 फरवरी शाम 5 बजे तक एसआईआर प्रक्रिया में तैनात किए गए जजों को सौंप दिए जाए। सर, रोज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसे ऐसे फैसले आ रहे हैं जो ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका। भाई, ये दुख कब खत्म होगा भाई ममता बनर्जी का? सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन गई, कहा कि भाई कल जो फैसला आपने दिया था कि जजेस बाहर से लेकर के आएंगे, उसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और कुछ कट ऑफ पॉइंट्स को लेकर के। तो फिर आज एडिशनल, उसको कहते हैं कि सप्लीमेंट्री जजमेंट आज दिया गया और यह कहा गया कि आज जो फैसला सुनाया जा रहा है वो कल के फैसले के साथ उसको मिलकर देखा जाए। क्या किया? पहली चीज कि पश्चिम बंगाल की तरफ से कहा गया कि भाई देखिए, क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड जो है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ भी है, पिता का भी नाम भी है, वो वैलिड माना जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माय लॉर्ड, इससे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारे लोग एग्जाम देते नहीं हैं, ऐसे ही एडमिट कार्ड बन जाता है, ये हो जाता है। तो आज उसमें एक नई चीज आ गई कि भाई अगर आप अगर अपने आइडेंटिटी का प्रूफ दे रहे हो कि 10th का एडमिट कार्ड, तो फिर आपको रिजल्ट भी देना होगा, आपका जो है मार्कशीट भी देना होगा कि भाई आप दिए, क्या किए, नहीं किए। और ये स्टैंड अलोन सर्टिफिकेट नहीं होगा, मतलब कि सिर्फ वो दे देने से आपकी आइडेंटिटी तय हो जाए, या नहीं होगी। तो एक तो बड़ा झटका लग गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन को ये आदेश दिया गया कि जितने ईआरओज और एईआरओज जो हैं, जिन लोगों ने सर्टिफिकेट लिया और जिसको इन्होंने जमा किया, तो वो सारे दस्तावेज वो एईआरओ के पास नहीं होगा। एईआरओ सिर्फ असिस्ट करेंगे और ये तमाम दस्तावेज कल 5 बजे तक वो जो जुडिशियल ऑफिसर जो उसकी देखभाल के लिए, उसकी निगरानी के लिए गए हैं, उनको सुपुर्द करना पड़ेगा। अब तो ये लोग तो बड़े बुरी तरीके से फंसने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार ममता बनर्जी को झटके पे झटका लग रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को लेकर सवाल उठे हैं और इस पर सियासत भी तेज है। पुलिस अब उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है और संभव है कि पुलिस जल्द ही उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांग सकती है। इसी बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के एक आश्रम को लेकर आशुतोष महाराज ने गंभीर आरोप लगाए। लेखिका भूमिका द्विवेदी ने भी कई आरोप लगाए। आरोप है कि आश्रम किसी शीशमहल की तरह भव्य है, जिसमें संगमरमर, कालीन और एलईडी लगी है। 5वीं मंजिल के ऊपर आलीशान स्विमिंग पूल भी है। कुछ लोगों का दावा है कि आश्रम में एक मालकिन नाम की महिला की भी दबंगई चलती है। सर, नए नए खुलासे हो रहे हैं, पता नहीं इन खुलासों में कितनी सच्चाई है, लेकिन पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस को इंतजार करना चाहिए। ऑलरेडी एंटिसिपेटरी बिल के लिए डाला गया है, सो हाई कोर्ट ने उसे ले लिया है संज्ञान में। तो अच्छा हो कि इसके ऊपर राजनीति ना हो, हाई कोर्ट से ही बेल रिजेक्ट हो जाए, तब आप गिरफ्तार करो तो बात बिल्कुल लॉजिकल लगेगी। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने कीचड़ में पत्थर मारा है तो छींटे तो पड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आप ये 10 पत्रकारों को, अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी को साथ में लेकर के
पूरे राज्य में आप प्रोटेस्ट मार्च निकलवाने की धमकी देंगे और जो फेल हो जाएगा वो बात अलग है। इसके बाद आप इस तरीके से आप करते रहोगे कि किसी के ऊपर आरोप लगा दिया, कोई आईपीएस, कोई कुछ, और आप रात के अंधेरे में मोदी विरोधी आईपीएस ऑफिसर एम नागेश्वर राव से आप मिलोगे और आपके ऊपर कोई लांछन नहीं, कोई आरोप नहीं लगाएगा। तो दिक्कत ये हो गई कि अब ये मालूम चल रहा है कि भाई इनका जो मठ है उसके अंदर एक मालकिन भी है, वही सारा काम देखती है, वो सामने नहीं आती, वो पीछे वाले बिल्डिंग में रहती है। भाई क्यों ऐसा? इसका कोई जवाब देगा? इसका कोई जवाब देगा? फिर स्विमिंग पूल क्या कर रहा है फिफ्थ फ्लोर पे? ये तो जांच का विषय है। मतलब आरोप जिस हिसाब से लगाया गया है कि वहां बहुत उल्टी पुल्टी हरकतें होती है, मठ का कुछ हिस्सा है जो पूरी तरह से निगरानी में रहता है, आम लोग नहीं जा सकते, वहां बटुकों को भी अलाउड नहीं है, वहां ऐसा क्या होता है? ऐसा क्या होता है कि आपने मठ के कुछ इलाकों को पूरी तरीके से सैनिटाइज कर रखा है? तो ये इस तरह के आरोप तो लगेंगे। अब दिक्कत यह है कि मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है तो पुलिस के भी हाथ बंधे हुए, लेकिन पूछताछ से तो उसे रोका नहीं जा सकता है। ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई 1-2 दिन के अंदर होगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।